नमस्कार। आज के इस अध्याय में हम लोग सीआर फॉर्मूला के बारे में जानेंगे, जो कि 10 जुलाई 1944 को सी राजगोपालाचारी के द्वारा मुस्लिम लीग के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। सी राजगोपालाचारी के द्वारा यह गांधी जी के निर्देश पर किया गया था, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 23 मार्च 1940 के बाद पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग मुस्लिम लीग ने अचानक से तेज कर दी थी, क्योंकि 23 मार्च 1940 को अपने लाहौर अधिवेशन में लीग ने एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें पृथक मुस्लिम राष्ट्र के मांग से संबंधित प्रावधानों को लाया गया था। और उसके बाद कहीं न कहीं पाकिस्तान की मांग तेज हो चुकी थी, तो कहीं न कहीं मुसलमान वर्ग हिंदुओं से दूर हो रहे थे, कांग्रेस से दूर हो रहे थे। इससे कहीं न कहीं राष्ट्र की अखंडता पर असर पड़ने वाला था। राष्ट्र की अखंडता में ब्रेक संभव था, टूटना संभव था, राष्ट्र की अखंडता प्रभावित होती। इन्हीं परिस्थितियों को संभालने के लिए गांधी जी ने सी राजगोपालाचारी को निर्देश दिया कि आप कुछ ऐसा सोचें, आप पढ़े लिखे हैं, आप कुछ ऐसा सोचें कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य बढ़ते गतिरोधों को कुछ देर के लिए नियंत्रित किया जा सके और बाद में उसे समाप्त किया जा सके। इसी सुझाव को आत्मसात करते हुए सी राजगोपालाचारी ने सीआर फॉर्मूला का सूत्रपात किया। आइए देखते हैं कि इसमें प्रमुख बिंदु कौन कौन से थे। पहली बात, इस फॉर्मूले के तहत मुस्लिम लीग को यह कहा गया कि आप केंद्र में अंतरिम सरकार के गठन में कांग्रेस का सहयोग दें। अंतरिम सरकार और अस्थायी सरकार का गठन करने में यह सरकार अस्थायी होगी। दूसरी बात, जब ब्रिटेन भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर देगा तब आपको समस्या है भारत विभाजन से। भारत विभाजन मतलब आप पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, तो आपका समस्या का संदर्भ कहीं ना कहीं वही भारत विभाजन से संबंधित है। तो ठीक है, हम आपकी बात पर भी हम विचार करते हैं। और आप जो है पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत, उत्तर पश्चिमी भारत, इसमें जो मुस्लिम बहु क्षेत्र है, जहां पर मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है, वहां पर जब ब्रिटेन भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर देगी, उसके बाद वहां पर चुनाव आयोजित करवाया जाएगा और जनमत संग्रह लिया जाएगा। जनमत संग्रह के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। यह जो चुनाव होगा वह वयस्क मताधिकार पद्धति पर आधारित होगा। वयस्क मताधिकार पद्धति पर आधारित होगा। चुनाव से पहले विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को अपना प्रचार प्रसार करने का पूरा अधिकार दिया जाएगा और चुनाव के जो नतीजे होंगे उसके आधार पर निष्पक्ष निर्णय लिया जाएगा, आप लोगों के पक्ष में या आप लोगों के विपक्ष में। तीसरी बात, जो प्रमुख बात थी, कि संसाधनों का जो वितरण होगा, जिसकी मांग आप लोग करना चाहेंगे बाद में, तो संसाधनों के बंटवारे के लिए, संसाधनों का विभाजन, उसके लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। जैसे संचार, प्रशासन,
प्रशासनिक अधिकारियों का बंटवारा, वित्त से संबंधित, कोष से संबंधित, परिवहन से संबंधित, इन सभी मुद्दों पर बंटवारे के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा जो निष्पक्ष रूप से निर्णय देगी विभाजन से संसाधनों के विभाजन से संबंधित। लेकिन जिन्ना ने एक भी बात को स्वीकार करना पसंद नहीं किया। लगभग 9 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक 1944 में 9 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक गांधी जी अनुनय विनय करते रह गए मोहम्मद अली जिन्ना को, लेकिन जिन्ना ने एक बात स्वीकार नहीं की। यहां तक कि गांधी जी ने जिन्ना को कायदे आजम तक की उपाधि दी, जिसका अर्थ होता है महान नेता। महान नेता। लेकिन जिन्ना की एक ही शर्त थी कि हम पृथक मुस्लिम राष्ट्र से नीचे बात नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं जिन्ना के इसी अड़ियल स्वभाव और पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग के कारण यह सीआर फॉर्मूला सफल नहीं हुआ। हालांकि जब माउंटबेटन योजना बनाई गई, अगले अध्याय में हम लोग देखेंगे, तो उस माउंटबेटन योजना के आधार में इसी सीआर फॉर्मूला को रखा गया था। आगे बात करेंगे, फिलहाल आप संक्षेप में समझ लें कि जब माउंटबेटन योजना बनी थी तो उसमें भी पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जनमत संग्रह की बात की गई थी और कराई भी गई थी, और वही बात इसमें कही गई थी। संसाधनों के विभाजन के लिए वहां भी एक समिति गठित की गई थी, यहां भी एक समिति गठित करने की बात की गई थी। चुनाव प्रचार का आधार वयस्क, चुनाव प्रचार की स्वतंत्रता वहां भी दी गई थी और यहां सीआर फॉर्मूला में भी दी गई। वयस्क मताधिकार प्रणाली का प्रयोग माउंटबेटन योजना में भी वर्णित है और इसमें भी वर्णित की गई थी। तो कहीं ना कहीं दोनों योजनाएं जो थी ना, सीआर फॉर्मूला और माउंटबेटन योजना, दोनों में काफी समानता पाई जाती है। तो इसलिए इसको माउंटबेटन योजना का आधार माना जाता है। इस प्रकार कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अगर किसी राष्ट्रवादी नेता का नाम सबसे पहले आता है जिन्होंने भारत विभाजन का सबसे पहले समर्थन किया था, तो उसमें सी राजगोपालाचारी का नाम आता है, जिन्होंने कहीं ना कहीं इस सीआर फॉर्मूला के माध्यम से भारत विभाजन को स्वीकृति दी थी, क्योंकि उनका मानना था कि शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए, शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण माहौल के लिए विभाजन हो जाना बेहतर है। विभाजन, हालांकि उन्होंने पूरे राष्ट्र के विभाजन की बात नहीं की थी, लेकिन कहीं ना कहीं स्पष्ट तरीके से, लेकिन कहीं ना कहीं उनका संदर्भ यही था। तो अगले अध्याय में कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे। इस अध्याय में सीआर फॉर्मूला से संबंधित इतने तथ्य थे जो परीक्षा के संदर्भ में उपयोगी होते हैं। अगले अध्याय के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।